भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। पत्रकार वार्ता में MDP के प्रत्याशी फहीम खान ने निडरता से अपनी बात रखी और कहा कि हमारा समाज बीजेपी से भी पीड़ित है और कांग्रेस से भी, तो क्या फिर हमारा हक नहीं है चुनाव लड़ने का। पत्रकार वार्ता में फहीम खान ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर आरोप भी लगाए। माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी जो है आज अपने अहम मुद्दों के साथ चुनाव में को लेकर चुनाव में उतरी है। जो मुद्दे मुस्लिम समाज के लिए बहुत अहम और अहमियत रखते हैं। मुस्लिम समाज ने आज तक जो है कांग्रेस का दामन पकड़कर उसे भरपूर वोटों से नवाजा, लेकिन कभी इसके पहले न आज उनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम समाज के हित में कोई मुद्दों को डाला गया। मैं आज हमारे लिए, हमारी कौम के लिए और मुसलमानों की अहम मुद्दे को हमने आज लेकर इस चुनाव के अंदर में उतरे हैं। जो अहम मुद्दा है वो है नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जन जागृति के लिए और हमारे समाज को जागृत करने के लिए कि आप बाबरी के कातिलों को कैसे वोट दे सकते हो। मैं आज ये अपील करने के लिए यहाँ आया हूँ पूरी कौम मुस्लिम से कि जिस बाबरी को शहीद करवाने वाली, जिसका ताला खुलवाने वाली कांग्रेस, जिसने 70 सालों में हमारे हितों के अंदर कोई काम नहीं किया, लेकिन हमने भरपूर ताकत के साथ उसे वोट देकर हमेशा सत्ता में काबिज किया, जिसने हमारे वोटों की अहमियत नहीं समझी, आज हम उनको सबक सिखाने के लिए यहाँ हैं। भाजपा तो अब कौम मुस्लिम के लिए जालिम है, जालिमाना काम की। UCC जैसे कानून उन्होंने पास करवाए, लेकिन NRC-CA जैसे कानून बेवजह देश में लाके खलबली मचाने वाले काम किए, लेकिन कांग्रेस भी उसमें कहीं पर भी पीछे नहीं है। तो हमें तो ये दोनों पार्टियां नहीं चलती, इसीलिए आज हम विकल्प के रूप में थर्ड फ्रंट लेकर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमने पुरजोर तरीके से जो है प्रचार किया। और हमारा समाज और जो भी जुल्म का शिकार समाज है उनके लिए हम सीजनेबल लीडर नहीं, हम हमेशा ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। और तमाम जो भी पीड़ित समाज है इस देश के अंदर में और नागपुर शहर के अंदर में, वो हमारा सहयोगी है, हमारे साथ समर्थन में है। और हम जो है इस बार इंशाअल्लाह भारी बहुमतों से विजयी होंगे। हज़रत बाबा ताजुद्दीन की जो दरगाह है वो सूफीज़म का स्वरूप है, लेकिन हम कुछ सालों से देखते हुए आ रहे हैं, जब से वहाँ पे भाजपा ने अपने एक सिपाही को वहाँ पे काबिज किया, तब से वो जो है ना वो पॉलिटिकल का ग्राउंड बना के रख दिया। ये हमारी आस्था का विषय है। अगर आप उसको राजनीतिक तौर पर अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने यही सारी चीज़ों को देखा और इसीलिए सियासत के अंदर कदम रखा। और बेशक हम जो सूफीज़म का स्वरूप है हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हम इंशाअल्लाह वहाँ से जो ये पॉलिटिकल तमाशा है उसको ख़त्म करके रहेंगे। इसका आपके चुनाव से क्या संबंध है? ये हमारा आस्था का भी मुद्दा है और ये हमारी इबादत गाहों को आज राजनीति का अड्डा बनाकर, आपके लोग तो चाह रहे हैं ना राजनीति का अड्डा बने, तो उसमें तो सियासत का क्या? हमारे लोग कौन चाह रहे?
उन्हें तो ज़बरदस्ती बैठाया गया। आया गया या बैठे, अभी तो मुझे तो सत्ताधारी पार्टी ने बैठाया, उनके पावर से बैठे, इसलिए हम सत्ता में आकर उनको हटाना चाहते हैं। सत्ता में आए अगर आप उनके खिलाफ खड़े भी हो सकते बिल्कुल खड़े हैं हम, लेकिन हमारी आवाज़ को जोर देने के लिए और उस आवाज़ की ताकत बढ़ाने के लिए हम आज सत्ता में आए हुए हैं। आपने तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत की बात कही, तो क्या है ये? तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत मतलब ये हमारे लिए इतना अहम और हसास मसला है कि आपने देखा होगा रोडों पे कभी मुस्लिम समाज जो है अनाज के लिए नहीं आया, पानी के लिए नहीं आया, ना रोड और सड़क के लिए आया। लेकिन जब भी नबी के नामूस पर किसी ने भौंका तो पूरा मुस्लिम समाज, आपने आज देखा भी होगा सीए रोड पे लाखों की तादाद में मुसलमान निकला। ये नामूस रिसालत ये है कि इसमें हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर अगर कोई हमला करता है तो हमारे लिए, हमारे घर से, हमारी औलाद से, हमारी जान से, हमारी सारी चीज़ों से बढ़कर नबी की इज़्ज़त है। और हमको इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए जो है ये हमारा अहम मकसद है। उसके लिए क्या आप करना क्या चाहते हैं? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत लोकतांत्रिक कंट्री में हम यहाँ पे जो है लोकतंत्र से जो है संविधान से देश चलता है। संविधान के अंदर में हम ऐसा प्रावधान लाना चाहते हैं कि अगर कोई नबी की नामूस पर और दिगर सूफी संतों की इज़्ज़त में अगर ज़र्रा बराबर भी अगर खामी और गलती या अपशब्द कहे तो हम ऐसा हिंदुस्तान के अंदर में कड़ा कानून बनाना चाहते हैं कि उस शख्स को ऐसी सज़ा मिले कि वो इबरत बन जाए आने वाले लोगों के लिए और कभी इस देश के अंदर में किसी भी धर्म या धर्म के गुरुओं की या उनकी आस्था की को ठेस ना पहुंचाई जाए। इसके लिए तो ईस्ट का कानून है ना? ईस्ट निंदा कानून आपने देखा होगा कि 24 घंटे के अंदर बेल हो जाती है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है। बस उसी में अमेंडमेंट करना चाहते हैं हम लोग और उसी के लिए जद्दोजहद है। हाँ, मैं चाहूँगा कि हमारे जो सीनियर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, आपने जो अपना प्रेस नोट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने पॉइंट्स नहीं बताया, तो आप थोड़ा सा अपने पॉइंट्स को जी ठीक है, जो पॉइंट्स आप दे रहे हैं इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल थोड़ा सा आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और जिस विषय को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि माननीय राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी जिन मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र में आज केंद्र के इलेक्शन चल रहे हैं उनको लेकर खड़ी है, उनमें से आपको सभी को हमने दिया है। लेकिन पर मैं पढ़कर सुना देता हूँ जो आपके ध्यान में है। ये अभी जिस पर चर्चा हुई तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत को लेकर, दूसरा पॉइंट था कि हमने दरगाह को लेकर के बात की, पहले के मामले की, और तीसरा मुद्दा हमारा कि सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और भाजपा जानबूझकर मुस्लिम इलाकों में खासतौर पर हम देखते हैं कि जो सिविल एरिया और मुस्लिम एरिया में जो डेवलपमेंट है ये दोनों क्षेत्रों में बहुत फर्क नजर आता है। हम ये चाहते हैं कि जहाँ मुस्लिम एरिया हो, आदिवासी एरिया हो या दलित एरिया हो, हम ये कंपेरिजन देखते हैं कि सिविल एरिया और इन एरिया में जो डेवलपमेंट का काम है उसमें दोनों दो तरीके से, दो टप्पी तरीके से सत्ताधारी काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ का भी डेवलपमेंट हो। आप ये तो सरासर इल्जाम लगा रहे हैं कि नितिन गडकरी ने दो तरफा विकास किया करते हैं। नहीं, इल्जाम नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है। तो आप बढ़िया भी अपनी आंखों से देखती हैं। बताएंगे आपने दो तरफा विकास हुआ है? आप देखिए कि हम मुस्लिम एरियाओं में जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी में गलियाँ नजर आती है। सिविल एरिया में जाओ तो एक कंटेनर नजर जाते हैं, आप मैंने जा सकता है ऐसे रोड मिलेंगे। और आप मुस्लिम बस्तियों में जाओ तो एक मोटरसाइकिल जाने के लिए रास्ता नहीं दिखता है। ये सारी तकलीफें और बाकी जो डेवलपमेंट है, पानी की व्यवस्था है, नाली की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों की तकलीफें आज भी इन बस्तियों में आपको सह रहे हैं। ये चीज़ हम देख रहे हैं। हमारा अगला मुद्दा है कि अल्पसंख्यक और दलितों और वंचितों और पिछड़ों को प्राथमिक और उच्च शिक्षा जो है वो मुफ्त में मिलना चाहिए। ये शिक्षा के ऊपर है, इसी के ऊपर भी जोर दे रहे हैं। और अगला मुद्दा हमारा ये है कि मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों पर भगवा तानाशाह के चल रहे गैरकानूनी बुलडोजर पर कार्रवाई बंद करना, क्योंकि ये हम आए दिन मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं और बहुत जगह हो रहा है। तो इसको भी हम चाहते हैं कि ये रुके, ये चीज़ें ना हो, क्योंकि आज सत्ता में आप, कल सत्ता में हम आए तो ये बदले की भावना ऐसी किसी के भी मन में ना हो। ये चीज़ें रुकनी चाहिए, क्योंकि ये देश
गंगा जमुनी तहजीब पर चलता है। इसके बाद हमारा अगला मुद्दा ये कि हजरत मुस्तफा बाबा अंसारी नागपुर अलैहिर्रहमा के कब्र से निकालने के बाद यानी उनको निकालने वाली कांग्रेस और बाबरी मस्जिद गिरवाने वाली भाजपा और कांग्रेस को सबक सिखाने क्योंकि ये मुद्दे पर भी उनकी चर्चा हो गई और ये यकीनन है कि ये तो हमको करना ही होगा। इसके बाद हमारा अगला मुद्दा ये कि अल्पसंख्यक की दरगाह और इबादत गाहों जैसे नांदेड़ का गुरुद्वारा साहिब और चर्चों पर भगवाकरण रोकना, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि अभी कुछ दरमियान हमने ये देखा कि चर्चों पर भी अभी जो कुछ कार्यक्रम हुए जनवरी में, अब वो तारीख आपको पता है कि 20 तारीख 22 तारीख को जो भी कार्यक्रम हुआ तो चर्चों पर भी चर्च के ऊपर चढ़कर वहाँ जो उनका क्रॉस होता है उसके ऊपर भगवा लहराया है। तो हम चाहते हैं कि मुसलमानों को लेकर ही हम खड़े नहीं हैं। हमारी पार्टी का नाम भले ही माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से हम काम कर रहे हैं। मुसलमान भले इसमें ज़्यादा लोग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए हम काम करते हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध इन तमाम लोगों के लिए काम करते हैं। और साथ ही साथ हम आदिवासी की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, हम ओबीसी की भी बात करते हैं। इसके बाद में हमारा अगला मुद्दा ये है कि एनआरसी और कॉमन सिविल कोड से भारतीयों को बचाना, जो भी केंद्र सरकार ने इन चीज़ों का ऐलान किया है, हम ये चाहते हैं कि आप लाइए जो भी कानून है, लेकिन डराकर और धमकाकर जो चीज़ें की जा रही हैं वो उसको कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगला हमारा मुद्दा है कि संविधान को बचाकर लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना। हम संविधान को लेकर अभी हम भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी पार्टी है वो संविधान को लेकर बात कर रही है और आप पूरा देश जानता है कि हम संविधान को बचाएंगे तो हम सबकी सुरक्षा होगी। संविधान को बचाने इन द सेंस ये नहीं कि संविधान इन्होंने, और हमें ये पता है कि संविधान के साथ ये छेड़खानी कर नहीं सकते, एक डर हमारे मन में पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग बोल रहे तो हम भी उन्हीं के साथ है क्योंकि हमको भी इसकी सुरक्षा करनी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान ये देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। कांग्रेस और भाजपा ने जानबूझकर पिछड़े रखे मुसलमानों को 5% आरक्षण दिलवाना, ये मांग हर पूरे देश में, पूरे हर राज्य में शुरू है और जिसको देखा कि तेलंगाना में भी इसको लागू किया था, लेकिन हाईकोर्ट में उसको हाईकोर्ट में चले गए, उसकी वजह से उस पर रोक लगी। और यहाँ पर भी महाराष्ट्र के अंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस जो रही उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में भी ये ऐलान किया था। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी उसकी सुविधा मिले, क्योंकि हमारी भी मुस्लिम कौम में या माइनॉरिटीज़ में पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनको भी इसका रिजर्वेशन को मिलना चाहिए। ये चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं। और वही बात फिर हमारा अगला मुद्दा कि मुस्लिम, आदिवासी, दलित और पिछड़ों को मॉब लिंचिंग, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि आज हमारी माँ बहनों के साथ, भाइयों के साथ में मॉब लिंचिंग की जा रही। हम चाहते हैं कि ये किसी के भी साथ में ना हो। हमने मणिपुर में भी देखा आए दिन दंगे कहीं ना कहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिमों के साथ हो रही है, नहीं आदिवासियों के साथ हो रहे, दलितों के साथ हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे भाई हैं, कहीं ना कहीं हमारे भारतीय हैं। हमें चाहते हैं कि इनके साथ किसी के साथ में ही जाति ना हो। इन्हीं मुद्दों के साथ में माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी दुनिया के, पूरे इंडिया के अंदर में अपने इलेक्शन को अपने उम्मीदवारों के साथ में अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां आज फहीम खान माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी की आज कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ में हम लोग ताकत के साथ खड़े, क्योंकि दोनों भी कोई कमज़ोर नहीं है, दोनों मजबूत कैंडिडेटों के साथ में हमारा कैंडिडेट लड़ रहा है बोले तो, और उनके साथ फाइट करना आज के कंडीशन में इतना आसान नहीं है, क्योंकि धन बल के साथ में ये लोग लड़ रहे हैं। हमारे पास धन भी नहीं और बल भी नहीं, फिर भी हम लड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हम यही चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ बने, हमारी आवाज़ जनता तक जाए और जनता हमारा साथ देकर हम जो चाहते हैं, जनता की हित की बात करते हैं और जनता की हित की बात करेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को। सर मेरा एक सवाल है जी बोलिए। जो उम्मीदवार जो है जी अपने जो उम्मीदवार है जी एक बाकी मसले को लेके काफ़ी गंभीर प्रश्न उपस्थित किया जी और उन्होंने एक आरोप कांग्रेस पे लगाया जी लेकिन उसमें यानी बीजेपी, शिवसेना के यूपी के जी बराबर जी उन पे ये जैसे जिस प्रकार से आरोप लगाया उस प्रकार से नहीं लगाया उन्होंने, ये उनका आरोप कांग्रेस पे था। आप जो खड़े हैं, आपके पक्ष के जो लोग खड़े हैं, आप जो खड़े हैं, इसमें सेकुलर वोटों का बंटवारा हो, किसको फायदा होगा? देखिए, जहाँ तक हम इलेक्शन में आते तो लोग हमें वोट कटवा ही रहते हैं कि आप कांग्रेस की वोट काट रहे हैं। आप कांग्रेस की बात करते हो तो आपको बीटिंग
तो बोलने का मतलब हो सकता है कि आपको मीटिंग भी बुलाया जाए। तो कांग्रेस की भी टीम बोल रही है, बीजेपी की भी टीम। हमारे ऊपर ही आरोप लगा। देखिए, हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए कब नहीं लड़ेंगे। मुस्लिम होने 55 साल कांग्रेस को वोट करने वाली अगर कोई बिरादरी थी सिवाय मुस्लिमों के कोई नहीं था। आज 55 साल कांग्रेस ने अगर सत्ता भोगी है तो ये मुसलमानों की ईमानदारी के वोटों के बदौलत, और कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा छलावा अगर किया तो मुस्लिम समाज को किया। तो आज हम क्यों ना उनकी बात करेंगे। जिस समय बाबरी मस्जिद ढाई की सत्ता में कौन था? लेकिन गिराई किसने? गिराई जिसने भी सत्ता में कौन था? ये बात मेरा सवाल है, गिराई किसने? देखिए, इसकी भाजपा के लोगों ने इसको गिराया, लेकिन इसका सपोर्ट करने वाली तो कांग्रेस थी ना। सत्ता का पावर किसके पास था? नहीं, लेकिन ये जो है जात पात का राजकारण आपकी पार्टी इस मंच से कर रही है। आपको नहीं लगता कि ये जात पात का राजकारण कर रही है आपकी पार्टी? हमने जात पात का ना राजकारण किया है ना हम करेंगे। लेकिन ये आरोप जो हमारा था, क्योंकि हम यही कहेंगे केंद्र में सत्ता में कांग्रेस थी, उस समय उस राज्य में बीजेपी थी, ये दोनों ने मिलकर काम किया है। आप तो बी टीम और केंद्र में आरोप हो रहा है जी, आप बी टीम हो करके आप पे आरोप हो रहा है। नहीं, ये आपका आरोप हो सकता है। नहीं, मेरा आरोप नहीं है। हम इस आरोप को झुठलाते हैं। आप क्योंकि देखिए, आप सरासर मुस्लिम समाज के जो वोट है उनका बंटवारा कर रहे हैं। मुझे मतलब आप नहीं चाहते, एक तरफ आप संविधान की बात करते हो कि संविधान बचाना है जी, और दूसरी ओर वोटों का बंटवारा करके आप संविधान को खतरे में ला रहे हो। इस पे क्या कहना है आपको? नहीं, देखिए, अगर आप ये आरोप अगर हम पर लगाए तो एआईएम जो भी IAMIM इस बार चुनाव में ही नहीं हुआ। वो इस बार चुनाव में नहीं, लेकिन इसके पहले आघाड़ी नहीं है, इसके पहले AIMIM नहीं है, मुस्लिम लीग समान पार्टी नहीं है। लेकिन आपने जब खड़े कर दिए तो क्या आप बी टीम यानी कहलाए जा रहे हैं आप? नहीं, हम अपने वोट अलग कब करेंगे? आप कितने वोट लोगे? हम अपने अलग, देखिए आज आपकी जीत है क्या? देखिए, जीत के लिए तो हर आदमी लोकतंत्र बचाना है और लोकतंत्र में आप खड़े हो, तो क्या लगता है आपको कि ये वोटों का बंटवारा आप कर रहे हो, इसका फायदा किसको होगा डायरेक्ट? नहीं, फायदा तो हम अपना ही खुद का कर रहे हैं। हम अपने वोट अलग अगर नहीं करेंगे, देखिए आज अगर हम नहीं आएंगे मैदान में तो मैदान में कब आएंगे? आप समर्थन क्यों नहीं किए इंडिया अलायंस को? इंडिया को क्यों, अलायंस को क्यों हम समर्थन करेंगे? हम अपनी पार्टी को नहीं बचाना है। हाँ, हम भी अपनी पार्टी के जरिए भी संविधान बचाना चाहते हैं। हम अपनी पार्टी के जरिए भी संविधान की रक्षा करेंगे, हम संविधान को बचाएंगे। बड़े बड़े पार्टी है, जब आप उनके इंडिया अलायंस के साथ में हैं जी, तो आपकी पार्टी क्यों नहीं समर्थन करती? अभी आपके सवाल के लिए मैं एक और अलग से ये जवाब होगा कि मुस्लिम एरियाओं में, ये देश के अंदर में अगर आपने गौर किया, 111,000 भारत से मुस्लिम इतने बहुल इलाके जहाँ से 111,000 मुस्लिम चुन कर आ सकते हैं, और कई ऐसे मुस्लिम एरिया है जिसको रिजर्व करार दिया। और आज नागपुर शहर में मुसलमानों की आबादी पर, मुसलमानों के वोटों पर लोग चुन कर आ सकते हैं, इतने वोट बैंक में आए। तो हम क्यों ना अपना कैंडिडेट खड़ा करें? हमारे वोटों पर हमारे वोटों पर तो यहाँ लोग चुन कर आ रहे हैं। अभी पिछली बार अगर पिछला 5 साल की पिछले का लेते अगर देखा जाए, देखिए आप मुस्लिम समाज की दिशाभूल कर रहे हो, ये मेरा आरोप है। आप नहीं, ये आप आरोप कर सकते हैं के नाते में जी, ये आप मुस्लिम समाज की दिशाभूल कर रहे हो। सर, ये भी ऐसा है कि मुस्लिम समाज चुनकर आ सकता है। तो असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर आदमी है और संसद में रह चुके हैं, बहुत बड़े विद्वान भी है मुस्लिम इसमें, तो उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट किया। क्यों नहीं डाली? वो तो बैरिस्टर है जी। ओवैसी साहब बैरिस्टर है ना। सवाल करिए ना। अभी जो आपने सवाल किया कि MIM का आपने किया, तो ये सवाल आप MIM से कर सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं डाला। वो भी तो गडकरी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कैंडिडेट नहीं डाला, इसका मतलब इन द सेंस वो भी गडकरी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज आप अगर MIM के पिक्चर, MIM को ऑल ओवर इंडिया में अगर गौर से देखते हैं तो उन्होंने बीजेपी को ही सपोर्ट किया है, कांग्रेस का नुकसान उन्होंने भी किया है। जहाँ जहाँ वो इलेक्शन लड़े हैं
वहाँ उन्होंने बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचाया है। उनके सांसद है, एमएलए भी है ना। उनके सांसद कितने आए? वो खुद एक बीजेपी महाराष्ट्र में एक और हैदराबाद से एक। अच्छा, आपके कितने सांसद है और एमएलए बताइए आप। अभी हम खड़े हैं मैदान में। नहीं, अभी तक की बात। अभी तो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, हमारा चुनाव अभी हमने नागपुर में खड़े किया है, अभी हमारे बुल्ढाना से खड़े उम्मीदवार जी। सर, आपके जिस तरीके से आरोप थे, मुझे नहीं लगता कि प्रश्न नहीं, आरोप थे आपके। तो आप मुझे ये बताइए, हम कांग्रेस से भी पीड़ित है और भाजपा से भी पीड़ित है, तो हमारा हक नहीं? हर समाज का, हर कैंडिडेट हर अपने समाज का उतरा हुआ है, सिवाय मुस्लिम। अगर कोई कैंडिडेट उठ के खड़ा हो जाए तो आपको वो लगता है कि ये उठ कट हुआ है। आपने अभी तक हमारा शोषण होते हुए देखा, हमारी हक की आवाज़ ना कांग्रेस ने उठाई ना भाजपा ने उठाई। तब आपके जो आरोप और क्वेश्चन थे ये सत्ताधारी पार्टियों से क्यों नहीं थे? और आप बोल रहे हो कि आप क्यों नहीं खड़े हुए? आप क्यों खड़े हो गए कि अलायंस के साथ क्यों नहीं चले? जो भ्रष्ट है, जो करप्ट है, आज कांग्रेस के साथ अगर हम खड़े होते, विकास बाबू क्या लिख कर देंगे हमको कि हम कल भाजपा में नहीं जाएंगे? तमाम मुस्लिम वोटर्स जो है कांग्रेस को भर भर के वोट देते हैं, जैसे रिजल्ट आता है जंप मार के वो सत्ताधारी पार्टी के पाले में चला जाता है। हम किस पर भरोसा करें? हमारा कांग्रेस के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, भाजपा हमारी खुली दुश्मन है, इसीलिए हम खड़े हुए हैं। और आप बोलते कि आप क्यों खड़े हो गए? इससे पहले क्या अरे भैया हमको क्या सुपर पावर मिल गया, अचानक से हमारे 10-12 खासदार पैदा हो जाएंगे? आप बताइए हमें, अगर आपका कोई बच्चा, आपको डर है कि अभी ये एग्ज़ाम में अगर इसका एडमिशन हुआ स्कूल के अंदर तो ये फेल हो जाएगा, तो आप उस बच्चे को स्कूल में एडमिशन ही नहीं करवाओगे? आपको मुस्लिम समाज की अगर सियासी वजूद खड़ा हो रहा है तो उससे तकलीफ क्या है? हम कब तक 70 सालों से हम लेट हो चुके 70 साल। हमने आज शुरुआत की है, भाजपा ने भी ऐसे ही शुरुआत की थी। कब तक हम पर झूठे आरोप लगाकर हमारे समाज को खड़ा नहीं होने दोगे आप? हम कभी खड़े हो नहीं सकते। सिर्फ मुस्लिम समाज ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया तो वो जो है वो वोट कटवा हो गया, बाकी समाज अपने अपने समाज के कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं, वो वोट कटवा नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू।